हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस पीटी 365 जो कि साइंस एंड टेक की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 17 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए अब शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है कोस्टल रडार नेटवर्क के बारे में। क्या है समझते हैं। देखिए, न्यूज़ में रहने की वजह तो यही है कि इंडिया प्लान कर रहा है कि कुछ और कंट्रीज को भी अपने साथ मिला ले इस कोस्टल रडार नेटवर्क के अंदर। तो अब ये नेटवर्क क्या है, किसे किसे मिलाया गया है, क्या चीज़ें हैं, सब समझते हैं। लेकिन उसके पहले समझते हैं कि क्या कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको ऑलरेडी इसके अंदर मिला लिया गया है। तो जी हाँ, बिल्कुल, मॉरिशस, शेजल्स और श्रीलंका, ये ऐसी 3 कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो गई हैं हमारे देश के कोस्टल रडार चेन नेटवर्क के अंदर। और एफर्ट्स कुछ हमारे एडवांस स्टेज पे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं कि हम यहाँ पे कोस्टल रडार स्टेशन को मालदीव्स के अंदर, म्यांमार के अंदर, थाईलैंड के अंदर और बांग्लादेश के अंदर जल्द ही लगा लेंगे। अब बात आती है कि ये इंटीग्रेशन जो किया जा रहा है ये किस बेसिस पे किया जा रहा है। यहाँ देखिए, इसे सिर्फ बेसिस पे 2 प्लेटफॉर्म के बेसिस पे यहाँ पे किया जा रहा है। मेनली 2 प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है। एक है इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। इंडियन नेवी का क्या है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, IMAC। अब ये क्या है? ये गुरुग्राम में लोकेटेड है और ये जब 26/11 के मुंबई के अटैक हुए थे ना, उसके बाद बनाया गया था। ये नोडल एजेंसी है मेरीटाइम डेटा फ्यूजन के लिए। मेरीटाइम डेटा पूरा यहीं पे इकट्ठा करती है ये। अब बात आती है कि इसे कौन जो है वो ऑपरेट करता है। तो ऑपरेट इसे नेवी और कोस्ट गार्ड करते हैं। और यही समझ लो, जितना भी नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन है ना, जितना भी इंटेलिजेंस नेटवर्क का जितना भी चीज़ें हैं, ये पूरा मेरी टाइम ट्रैफिक को मॉनिटर करने का काम, कि इंडिया के एरिया से जो भी यहाँ पे पास हो रहा है मामला, कि इंडिया का इंटरेस्ट तो इससे कुछ नहीं है रिलेटेड, क्या है क्या नहीं है, ये सारा का सारा देखने का काम इसका है। इसका मेन फोकस, अब आप पूछोगे क्या है, तो मेन फोकस ये है कि जो भी शिप्स जिस इंडियन ओशन रीजन से पास होकर जा रही हैं उस पे ये ध्यान देता है, मॉनिटर करता है। साथ में ये सिर्फ नॉन मिलिट्री या कमर्शियल शिप्स, जिनको हम लोग वाइड शिपिंग कहते हैं ना, ये उनको ट्रैक करता है। अब रही बात मिलिट्री शिप्स की या ग्रे हल शिप्स जिसे बोलते हैं, ये सब कुछ ट्रैक करा जाता है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ऑपरेशंस के द्वारा। तो ये काम दूसरा है, मिलिट्री शिप्स को ट्रैक करने का काम दूसरे का है, ठीक है। ये सिर्फ नॉन मिलिट्री जो कमर्शियल शिप्स होती है उनको देखता है। नेवी को ये काम दिया गया है कि आप यहाँ पे वाइड शिपिंग एग्रीमेंट को कंक्लूड करिए। किसके साथ में? 36 कंट्रीज के साथ में और 3 मल्टीलेटरल कंस्ट्रक्ट के साथ में। तो ये सब देखिए, यहाँ पे नेवी को पूरा काम दिया गया, ऐसा नहीं है, हल्के में मत लीजिए। और दूसरा प्लेटफॉर्म क्या है? कहता है नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन। ये क्या है? IFC-IOR। ये प्लेटफॉर्म क्या है? देखो भैया, ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस और ज़्यादा प्रमोट करी जाए, फैलाई जाए। इसको भी गुरुग्राम के अंदर इस्टेब्लिश करा गया है। अब ये इसने खुद को मालूम है क्यों इस्टेब्लिश किया था? ये इस वजह से इस्टेब्लिश करा गया था कि यहाँ पे सारी की सारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन होगी ना, ये आपका इंडियन ओशन रीजन के अंदर, ये सारा का सारा यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। ये हब है इस इंफॉर्मेशन का। कैसे? थ्रू वाइड शिपिंग एक्सचेंज एग्रीमेंट। किसके थ्रू यहाँ अवेलेबल होगी? वाइड शिपिंग एक्सचेंज एग्रीमेंट, जो कि हम 21 कंट्रीज के साथ करें, उसके साथ, और साथ में यहाँ पे 20 जो मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर्स हैं और उनके साथ। तो ये इसके थ्रू यहाँ हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगी, जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है इंडियन ओशन रीजन की। अब इसको जो IFC है, ये ठीक है, ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर करा जाता है? ये जॉइंटली एडमिनिस्टर करा जाता है इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है। दोनों मिलकर इसको एडमिनिस्टर करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट बात करा जाए डिजिटल ओशन के बारे में। क्या है डिजिटल ओशन, क्या है और क्यों न्यूज़ में रहा, पहले ये समझते हैं। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन
जिसका नाम था डिजिटल ओशन, ऐसी एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया गया और यही वजह हो गई कि आ गई न्यूज़ में। तो क्या है ये एप्लीकेशन और क्या है डिजिटल ओशन? देखिए, डिजिटल ओशन ये ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ओशन का डेटा होगा, पूरा पूरा ओशन का डेटा होगा, जो कि डेटा रिलेटेड सर्विसेज हैं, सब कुछ एक जगह पे आपको मिल जाएंगी। तो बढ़िया, डिजिटल ओशन, सारा का सारा डेटा एक जगह मिल गया, इसलिए डिजिटल ओशन कह दिया इसको। ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंदर सेट ऑफ एप्लीकेशन है जिसे डेवलप करा गया है कि ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हेट्रोजीनियस ओशियोग्राफिक डेटा बाय अडॉप्टिंग रैपिड एडवांसमेंट इन जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। अब मसला क्या है इसमें, मामला क्या है कि इसके अंदर ऐसा कुछ है कि यहाँ पे ऐसी एप्लीकेशन को इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पे जो अलग अलग ओशियोग्राफिक डेटा, अलग अलग फील्ड में जो ओशन का डेटा होता है ना, ओशन के अंदर कई चीजें होती है ना, तो उन सब का डेटा यहाँ पे एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और कैसे भैया, इसमें बहुत अलग अलग लोकेशन का यूज़ करके, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी मतलब अलग अलग लोकेशन का यूज़ करके यहाँ पे इस पूरे डेटा को कलेक्ट करके एक इसकी जगह पे ऑर्गेनाइज कर दिया गया, डाल दिया गया। ठीक है, आप कहोगे मैम बनाया किसने इसको? किसने बनाया बताइए? तो ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की है, इसने इसको डेवलप किया है। अब ये जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, इसको क्या बोलेंगे? इनक्वाइस। ठीक है, ये जो है ये ओशन इंफॉर्मेशन देती है, एडवाइजरी सर्विसेज देती है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को देती है। क्या देती है? ओशन के लिए, ओशन के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन देती है और एडवाइजरी सर्विसेज भी देती है। जैसे आपका पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरीज, कुछ ओशन स्टेट फोरकास्ट हो गया, हाई वेव अलर्ट हो गया, या सुनामी की अर्ली वार्निंग हो गई, समझ लो ना, इस तरह की सारी बहुत सारी ऐसी चीजें वो देती है। अब ये जो इनक्वाइस है, ये यूनिट है आपकी अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन की, ESSO की, जो कि एक एग्जीक्यूटिव आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, ताकि यहाँ पे डेवलप हो सके, इम्प्रूव हो सके। ताकि देखिए समझ लीजिए, फोरकास्ट हम पहले से कर लें, वेदर को फोरकास्ट कर लेंगे, क्लाइमेट या जो भी कोई दिक्कत होने वाली है, कोई हजार्ड होने वाला है ना, तो भाई उसको हम पहले से फोरकास्ट कर लेंगे तो हम बच जाएंगे ना यार। तो ये चीज़ है, ये इसका पूरा काम है कि आप इम्प्रूव करें इस हमारी कैपेसिटी को, मतलब कैपेबिलिटी को। अब बात आती है कि ये डिजिटल ओशन की इंपॉर्टेंस क्या है। चलो भाई बना लिया हमने, सब कुछ रख दिया, अब बताओ हमको इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो ये एक ही जगह, भाई यही एक फायदा सबसे बड़ा क्या है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, एक ही जगह पे आए, एक ही जगह पे जितनी भी डेटा की जरूरत है सब आपको मिल जाएगा। अलग अलग रेंज ऑफ यूजर होंगे इसके, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि डीप ओशन मिशन हो गया, समुद्रयान प्रोजेक्ट हो गया, रिसर्च ऑन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी वगैरह, सारा का सारा डेटा जो भी है, हर डेटा को इसके अंदर डाल दिया जाएगा। सर यहाँ पे हर डेटा जो है इंक्लूडेड है। क्या मदद मिलेगी? मदद ये मिलेगी कि भैया हमारे ओशनोग्राफिक फीचर्स को हम और इवोल्यूशन इसका जो है एक्सेस कर पाएंगे। कैसे? 3D और 4D डेटा विजुअलाइजेशन करके। तो ये है ना, इस तरह से देख के हम समझ जाएंगे, और बढ़िया हमारे लिए है। अब देखिए, इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें जो ओशंस के ऊपर चल रहे हैं, तो एक है डीप ओशन मिशन। इसके अंदर क्या है कि मिनरल्स, एनर्जी, मैरीटाइम डाइवर्सिटी, जो भी अलग अलग तरह की चीज़ें जो कि हमारे अंडर वाटर वर्ल्ड में है, पानी के अंदर है ना, अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, तो इसको भाई हमें एक्सप्लोर करना है, जानना है। ये डीप ओशन मिशन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी लॉन्च होगा। और दूसरा है समुद्रयान प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि हम सबमर्सिबल व्हीकल को यहाँ पे भेजेंगे, इसमें 3 लोग बैठे होंगे, और ये कम से कम हम 60,000 मीटर की डेप्थ में भेजेंगे नीचे, है ना, ताकि यहाँ पे अंडर वाटर स्टडीज करी जा सके। बहुत बढ़िया बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब इसके अंदर हम कुछ मिसाइल्स की, कुछ सबमरीन, कुछ शिप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में। हुआ क्या कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि आप हमारे यहाँ जो बनाई गई है ना ये आकाश मिसाइल सिस्टम, इसको अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और किसको एक्सपोर्ट करेंगे? हमारे फ्रेंडली कंट्रीज को, जिनसे हमारे अच्छे रिश्ते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे मैम ये आकाश मिसाइल सिस्टम क्या है? तो देखिए, ये एक मिड रेंज सरफेस टू एयर, क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये ऐसा सिस्टम बनाया गया है हमारी DRDO के द्वारा। इसको बनाया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। और ये जो प्रोग्राम है ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसने और भी चीज़ें डेवलप करी हैं, जैसे कि नाग, अग्नि, त्रिशूल मिसाइल्स,
और ये पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल सब कुछ इसने डेवलप किया है। अब देखिए, दो वर्जन्स इस मिसाइल के बनाए गए हैं, एक इंडियन एयरफोर्स के लिए और एक इंडियन आर्मी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आकाश एनजी मिसाइल के बारे में। अब एनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली यहाँ पे एक मेडन टेस्ट कर लिया न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का। अब ये आकाश एनजी जो है, मतलब न्यू जनरेशन वाली जो है सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई गई है इंडियन एयरफोर्स के यूज के लिए। उद्देश्य ये है, एम ये है कि जो काफी ऊंचाई पे जो ये चलते हुए ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो इंटरसेप्ट कर रहा हो, बीच में बाधा बना रहा हो, है ना, लो आरसीएस में, रडार क्रॉस सेक्शन में ऐसे कुछ कोई खतरा है तो इसको यहाँ पे एम लगा के ट्वी से उड़ा दिया जाए। अब बात आती है एनएजी मिसाइल, नाग मिसाइल के बारे में। तो फाइनल यूजर ट्रायल नाग का पूरी तरह सक्सेसफुल हुआ। ये हुआ आपका पोखरान रेंज इन राजस्थान में। ये इंडिया की थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फीचर्स की बात करें तो कोई भी वेदर हो, साथ में फायर एंड फोगेट, बस फायर एंड फोगेट, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, आफ्टर लॉन्च के बाद लॉक हो जाएगी। ऑपरेशनल रेंज है इसकी 500 मीटर टू 20 किलोमीटर। सिंगल शॉट है ना, मतलब मान लीजिए प्रोबेबिलिटी इसकी 90% है। बहुत अच्छी है नाग मिसाइल। फिर आती है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। ये देखिए पहली है इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, डेवलप करी गई है डीआरडीओ के द्वारा। और ये एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाई जाती हैं यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। जो भी एडवाइजरी रडार होता है उसको डिटेक्ट करती हैं, ट्रैक करती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं, या कोई कम्युनिकेशन एसेट्स है या कोई दूसरी रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेस हैं जो जनरली पार्ट होते हैं इनके एयर डिफेंस सिस्टम का। इसे लॉन्च करा जाता है हाइट से जिसकी रेंज 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक हो सकती है। और इसके साथ यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स है, अब इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये सीड, मतलब सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस को भी परफॉर्म कर सकती हैं। ऐसे सीड ऑपरेशंस भी कर सकती हैं डीप इनटू एनिमी टेरिटरी, ताकि यहाँ पे एनिमी के जो एयर डिफेंस सेटअप होता है ना वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय करा जा सके। तो काफी अच्छा है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। फिर आती है हमारी ब्रह्मोस, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इंडिया ने देखिए सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा लैंड ट्रैक वर्जन जो हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का है। देखिए सुपरसोनिक के अंदर क्या होता है, सुपरसोनिक की जो स्पीड होती है ना वो कम से कम 5 गुना ज्यादा होती है साउंड की स्पीड से, है ना। मैंने आपको ये बताया भी था जब हम अभी पढ़ रहे थे कुछ चीज़, साइंस एंड टेक पढ़ रहे थे, हमने डिस्कस भी किया था सुपरसोनिक। तो ये साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होती है। और जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो सेल्फ प्रोपेल्ड होती हैं टिल द एंड ऑफ फ्लाइट्स। मतलब किसी बाहरी एजेंट की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही यहाँ पे चल लेंगे, मूव कर लेंगे, है। और इनको यूज करा जाता है जो लार्ज वॉरहेड को डिलीवर करने के लिए ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, हाई हाई विद हाई प्रेसिशन। मतलब ये कि जो ये है, ये मतलब वॉरहेड का मतलब होता है कि एक एक्सप्लोसिव या टॉक्सिक मटेरियल जो डिलीवर कराया जाता है मिसाइल के द्वारा, रॉकेट के द्वारा, ठीक है, ये किसी भी टॉर्पेडो के द्वारा। तो यहाँ मिसाइल की बात हो रही है ना, एक तरीके का बॉम्ब समझ लीजिए। तो ये लार्ज वॉरहेड को डिलीवर कर सकती हैं, ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पे कर सकती हैं, और ये जो है इनकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होगी, है ना, यहाँ पे टाइम से जहाँ चाहिए वहीं ही गिराएंगी। अब जो रेंज है ये नई जो लैंड अटैक वर्जन का ये जो रेंज है, अगर हम ये बताएं तो ये एक्सटेंड है, ये 400 किलोमीटर, ये 290 थी ना, बट ये 400 किलोमीटर हो गई है। बट इसकी उसकी स्पीड है, ये जो स्पीड है इसे मेंटेन करा गया है 2.8 मैच तक ही। ये मैच जानते हैं क्या होता है, ये मैच नंबर, ये रेशियो होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड का गिवन मीडियम में टू द स्पीड ऑफ साउंड, है ना, इन दैट मीडियम। ये मतलब मान लीजिए कि एक ये मीडियम है, इसमें साउंड कितनी तेज चल रहा है और ऑब्जेक्ट जो जो चल रहा है वो उसकी क्या स्पीड है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये होता है, इसमें मैच टर्म में गिनते हैं इसको, मतलब काउंट, इसको कैलकुलेट करते हैं। समझ गए इस बात को। अब जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है ये इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है। क्या है ब्रह्मोस एरोस्पेस, एक इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है। ये यहाँ पे लीथल वेपन्स बनाता है जिसे लॉन्च करा जाता है सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से और लैंड प्लेटफॉर्म से भी। लीथर का मतलब जानते हैं ना कि डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाता है जो खतरनाक होते हैं बिल्कुल। साथ में एयर लॉन्च्ड
वर्जन और नेवल वर्जन जो कि इस ब्रह्मोस मिसाइल का है, सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया गया, बढ़िया टेस्ट फायर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट बात करें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। तो इसे डेवलप करा है डीआरडीओ ने साथ में मिलके इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ में। आर्मी के लिए इसे बनाया गया है और ये इसका टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा, मुबारक हो। अब जो प्रोपल्शन सिस्टम है इसमें यहाँ पे जैसे चलेगा वालेगा ना, तो इसमें जो है इसमें एक थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है। थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया, इससे पता है क्या होगा, इससे यहाँ पे मिसाइल जो है वो मैक्सिमम स्पीड मैच 2 तक पहुंच जाएगी, समझे। अब जो वेपन है इसके पास एबिलिटी है कि ये मल्टीपल टारगेट एक साथ देख सकता है, बढ़िया है ना, जो एट रेंजेस ऑफ 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तक की रेंज में मल्टीपल टारगेट्स एक साथ निपटा देगा। और ये मई 2019 की बात है जब इंडियन नेवी, डीआरडीओ और आईएआई मतलब इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सक्सेसफुली टेस्ट करा था नेवल वर्जन जो कि इस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का है। नेक्स्ट बात करेंगे ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। ये एक हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल है, हेलेना, और इसे हम लोग ध्रुवास्त्र के नाम से भी जानते हैं। ये एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास मिसाइल है जो यहाँ पे इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का यूज करती है इन लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड में आने के लिए। अब देखिए इसे यहीं पे डीआरडीओ ने बनाया है, इंडिजिनियसली बनाया गया इसको। ये फायर एंड फॉरगेट जानते हैं क्या होता है, नाम जैसा कहता है कि मतलब ऐसी मिसाइल जिसमें कोई आपको बाद में गाइडेंस नहीं देनी, एक बार लॉन्च कर दिया बस फिर उसके बाद उसको अपना काम करने दीजिए, ठीक है, वो अपना चलती रहेगी अपने हिसाब से। अपने हिसाब से क्या मतलब, जो भी आपका टारगेट है वो पूरा कर देगी। फिर आती है बात पृथ्वी-2 मिसाइल के बारे में। तो रिसेंटली हुआ क्या कि इंडिया ने सक्सेसफुली जो है टेस्ट फायर कर लिया, अपना नाइट टेस्ट फायर कर लिया हमारे यहाँ जो बनी हुई इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस पृथ्वी-2 मिसाइल का। अब ये पृथ्वी-2 जो है ये कैपेबल है कैरी करने के 500 से लेके 1000 किलो जो वॉरहेड है ना, बम बम लेके यहाँ से चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात आती है QRSAM सिस्टम की, मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये क्या है, एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे हमारे यहीं डिजाइन करा गया है और हमारे यहीं डेवलप किया गया है। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करेगा। भैया चलते हैं हमारे जो भाई आर्मी है, हमारी आर्मर्ड जो पहने मैंने हैं, आर्मर पहने जो हमारी आर्मी चल रही है, उसको कोई एनिमी हवा से ना अटैक कर दे, इससे हमें यहाँ पे ये प्रोटेक्शन देगा हमारी आर्मी को। इसकी रेंज जो है वो करीब 20 से 30 किलोमीटर की है। उसके बाद शौर्य मिसाइल की बात करें तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा है हमारे यहाँ बनाई गई, हमारे यहाँ डेवलप करी गई न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है शौर्य। इसका स्ट्राइक रेंज करीब 1000 किलोमीटर का है। और शौर्य जो है ये कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है। कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये स्टोर कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, इसके अंदर ना कुछ स्पेशली डिजाइन करेगा, कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं है ना, वहां से ये ऑपरेट करेगा, स्टोर करेगा। शौर्य एक लैंड बेस्ड पैरेलल है ऑफ द सबमरीन लॉन्च्ड K-15 मिसाइल। अब के फैमिली क्या है, ये के फैमिली जो मिसाइल की है ना, ये प्राइमरीली अगर बात करें तो सबमरीन के लिए, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स के आता है। ये जो के फैमिली की हम बात करते हैं मिसाइल्स की, ये प्राइमरीली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए यूज करते हैं जो हमारे यहाँ ही बनाई गई है, डीआरडीओ ने बनाई है। और इसका नाम जो रखा गया है वो नाम रखा गया डॉक्टर कलाम के नाम पे, है ना। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे S-400, बड़ी फेमस रही थी ये, समझते हैं। इंडिया इज सेट टू गेट S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया। रशिया से हम लेने वाले हैं और ये रशिया की 4th जनरेशन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का पार्ट है जिसके पास कैपेबिलिटी है कि ये फायर कर सकती हैं 3 तरह की मिसाइल को, ताकि यहाँ पे लेयर डिफेंस बना सकें, ऐसा बढ़िया। और सिस्टम जो है इसमें हर तरह का एरियल टारगेट होगा, मतलब हवा में कुछ भी है टारगेट लगाएंगे, चाहे एयरक्राफ्ट को, चाहे अनमैन्ड एरियल व्हीकल चल रहा हो, कोई बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल हो जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक हो और एट एन एटीट्यूड अप टू 30 किलोमीटर, तो ऐसा मामला है।
फिर आता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, क्या है ये? देखिए इंडिया ने सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट फायर करा एयर टू सरफेस सैंड मिसाइल का फ्रॉम रूफ टॉप लॉन्चर। कहाँ से? रूफ टॉप लॉन्चर से एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। अब ये सैंड मिसाइल क्या है? जो ये मतलब स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सैंड मिसाइल। सैंड मिसाइल क्या है? ये हेलीकॉप्टर लॉन्च नैग, जो हेलिना मिसाइल के बारे में हमने पहले बात करी थी ना, ये उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें कुछ एडवांस चीजें पड़ी हुई है। एडवांस नोड माउंटेन सीकर है ना, और चीजें से पता लगा लेगा कहाँ क्या आ रहा है। डेवलप भी डीआरडीओ ने करा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। और ये यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है वो लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च सिस्टम भी है और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटी भी है। सब कुछ बढ़िया है, चौकस है। अब थोड़ा सा सबमरीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। बात करेंगे P75I के बारे में। तो इंडियन नेवी जो है, ये बात ये है कि ये कुछ 24 नई सबमरीन्स लेगी अंडर मेगा प्रोजेक्ट विच हैज बीन नेम्ड P75I। अब देखिए, ये प्रेजेंटली बताऊं तो इंडियन नेवी जो है वो दो डिफरेंट तरीके की सबमरीन से काम चला रही है। एक है रशियन किलो क्लास और जर्मन टाइप 209 कन्वेंशनल सबमरीन। तो ये दो तरह की सबमरीन है जिससे यहाँ पे ये ऑपरेट कर रही है। और एक जो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ये भी यहाँ पे एक नई है जिसे इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के अंदर। फिर बात करेंगे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वैगिर के बारे में। तो ये फिफ्थ है अमंग द 6 कलवरी क्लास सबमरीन्स में, जिसे यहाँ पे बनाया गया है मैजागॉन डॉक लिमिटेड के द्वारा। और कुछ दूसरी जो वेसल्स इसके अंदर इस क्लास के अंदर आती है वो है आईएनएस कलवरी, एक है आईएनएस खंदरी, एक है आईएनएस करांच, एक है आईएनएस वेला और एक है आईएनएस वंगशी, है ना, जो ये कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है फिलहाल। अब जो डिजाइन है इस कलवरी क्लास ऑफ सबमरीन्स का, ये एक क्लास है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन का। मतलब ये पता है किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन पे, जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है फ्रांस से। तो कुछ बहुत बढ़िया ही सा है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शिप्स और कुछ दूसरे वेसल्स के बारे में। तो ये आती है बात आईएनएस विक्रांत की। कौन इसे भूल सकता है? इंडिया का पहला डोमेस्टिकली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये एक लीड शिप होगी इंडियन नेवी के विक्रांत क्लास की। इसे बनाया गया है यहाँ पे और बिल्ड कराया गया है हमारे देश इंडिया के अंदर अंडर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के अंदर इसको बनाया गया है। देखिए अब ये ऑपरेट करेगा एक स्काई जंप असिस्टेड स्टोबार। स्टोबार का नाम फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। ये इस लॉन्च सिस्टम का यूज करेगा एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। और उसके पास ये भी कैपेबिलिटी है कि ये MiG-29K फाइटर जेट्स को भी अपने पास यहाँ पे रख ले और हेलीकॉप्टर्स को भी रख ले। काफी बड़ा होने वाला है, ठीक है। आईएनएस विशाल जो है, इसे हम लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ही बना है, वही इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, कैरियर 2 है, IAC-2 है। ये सेकेंड ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाएगा जो हमारे देश में बना है आईएनएस विक्रांत के बाद। क्या नाम है? आईएनएस विशाल। अब देखिए यहाँ पे आईएनएस विक्रमादित्य, ये इंडिया का इकलौता एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि इंडियन नेवी का लार्जेस्ट स्टोबर मतलब शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे कन्वर्ट किया गया था रशिया की नेवी के जो डिकमीशन था, हटा दिया गया था वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL मिसाइल क्रूजर कैरियर के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट आता है इंडियन नेवल शिप विराट। ये है कि भाई देखो, ये टू बी स्क्रैप्ड एट शिप ब्रेकिंग यार्ड एट अलांग इन गुजरात। इसको स्क्रैप करा जाएगा, यहाँ पे खत्म किया जाएगा, स्क्रैप करा जाएगा शिप ब्रेकिंग यार्ड जो कि अलांग के अंदर है गुजरात में। अलांग गुजरात के अंदर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है शिप ब्रेकिंग यार्ड है। और ये डीकमीशन किया गया था, मतलब हटा दिया गया था 2017 में ही। इसने 30 साल सर्विस दी, उसके बाद इसको हटाया गया इंडियन नेवी से। और करीब 27 ईयर्स प्रायर टू दैट इन ब्रिटिश रॉयल नेवी यूज किया गया ऐसे ऑपरेशन पराक्रम में, जो पोस्ट टेररिस्ट अटैक हुए थे पार्लियामेंट के ऊपर ना 2001-2 में, उसमें यूज किया गया था इसको। अब देखिए यहाँ पे फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कनक लता बरुआ, क्या है ये?
ये फिफ्थ और लास्ट सीरीज है इस फास्ट पेट्रोल वेसल की, जिसे बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। तो बाकी की चार कौन कौन सी हैं? बाकी की चार हैं ICGS प्रियदर्शनी, जिसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया था। फिर है ICGS एनी बेसंत, ICGS कमला देवी, जिनका नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पे रखा गया था, और ICGS अमृत कौर। अब इसको नाम दिया गया था आफ्टर अ टीन एज फ्रीडम फाइटर, है ना, टीन एज एक फ्रीडम फाइटर थी, और इनको जो है मार दिया गया था असम के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे। ये जो FPVs मतलब फास्ट पेट्रोल वेसल्स होती हैं ना, ये अपग्रेडेड वर्जन है इन शोर पेट्रोल वेसल का। और ये क्या काम करती हैं? ये पेट्रोलिंग करेंगी, मैरीटाइम सर्वेलेंस, है ना, ध्यान देंगी, एंटी स्मगलिंग एंटी पोचिंग ऑपरेशंस पे ध्यान देती हैं, साथ में फिशरी प्रोटेक्शन करती हैं, रेस्क्यू और सर्च मिशंस पे काफ़ी ध्यान देती हैं। तो ये सारा कुछ काम इनका होता है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट 17A। तो प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम के अंदर करीब 7 शिप्स जो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, ये बनाए जा रहे हैं। इसमें क्या होगा? इसमें यहाँ पे स्टिल्थ फीचर और बढ़िया होंगे। मतलब क्या होता है स्टिल्थ फीचर्स का? इसको ऐसे बनाया जाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया होगी जिससे इसका डिटेक्शन रडार और सोनार से काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके फीचर्स बहुत बढ़िया होंगे। एडवांस इंडिजीनियस वेपन सेंसर फिट, इसके साथ यहाँ पे कई सारे और दूसरे इंप्रूवमेंट इसमें करे जाएंगे। और रिसेंटली इंडियन नेवी का जो सेकेंड प्रोजेक्ट है 17A फ्रिगेट हिमगिरी, इसको भी लॉन्च करा गया है इंडिया के शिप बिल्डर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद आता है INS कवरत्ती। ये क्या है? INS कवरत्ती को कमीशन करा गया इंडियन नेवी के अंदर। और जानते हैं और बात, देखिए ये जो है ये लास्ट है। तो चार हमारे यहाँ बनाई गई थी ना एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टिल्थ कन्वर्टिस में, है ना, जो कि प्रोजेक्ट 28 के अंदर, मतलब आपका जो है वो कमोटा क्लास के अंदर जो बनाई गई थी, इसके अंदर ये लास्ट है। और ये बनाई किसी के अंदर गई थी? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता में है, इनके द्वारा बनाई गई थी। ये यहाँ पे तीन दूसरी शिप्स को सेम क्लास की ज्वाइन करता है भाई। एक है आपकी INS कमोरता, दूसरी है INS कदमत, और तीसरी है INS किल्तन। इसको नाम दिया गया है जो कैपिटल है लक्षद्वीप ग्रुप के ऑफ आइलैंड्स की, उसके नाम पे। और इसमें 90% इंडिजीनियस कंटेंट है, मतलब 90% चीज़ें जो लगी हैं वो हमारे यहाँ की हैं, है ना, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के साथ सिस्टम्स वगैरह जो है, ताकि ऐसे हैं जिससे हम न्यूक्लियर हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे केमिकल हो, कोई भी वॉरफेयर कंडीशन हो, हम उससे लड़ सकते हैं। कुछ दूसरी चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। पहला आता है रफेल फाइटर जेट्स। तो रफेल एक फ्रेंच ट्विन इंजन, 2 इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे डिज़ाइन और बिल्ड करा गया है डसॉल्ट एविएशन के द्वारा। जानते हैं, अब तो लॉन्च हो गया था, आ गया था भाई, हमारे देश के अंदर आ गया था। इसने यहाँ पे कैरी आउट कर सकता है ये बहुत सारे जो भी भैया एविएशन मिशंस होते हैं ना, सब में यहाँ पे जाएगा, लड़ सकता है ये। एयर सुपियरिटी और एयर डिफेंस, क्लोज एयर सपोर्ट हो गया, इन डेप्थ स्ट्राइक्स हो गई, रिकॉग्निजेंस हो गई, एंटी शिप स्ट्राइक हो गई, न्यूक्लियर डिफेंस हो गई, हर तरह से ये काम करेगा। और इंडिया और फ्रांस ने, आप जानते हैं, अग्रीमेंट को साइन करा था 2016 में कि आप हमको 36 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट दीजिए। खैर ये सुर्खियों में बहुत ज़्यादा रहा था। अब बात आती है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। तो कैबिनेट ने देखिए अप्रूव कर लिया कि हम 86 ऐसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, और ये लेकर आएंगे इंडियन एयरफोर्स के अंदर। ये ऐसे इट इज़ द फर्स्ट बाय इंडियन इंडिजिनियसली डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कैटेगरी प्रोक्योरमेंट। जो एयरक्राफ्ट ऐसे होंगे लड़ने के लिए इंडिजीनियस कंटेंट जिसमें 50% है ना, हमारे यहाँ का कंटेंट 50% है इसके अंदर। तेजस ये इंडिजिनली डिजाइन डेवलप और मैन्युफैक्चर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न 4th जनरेशन, ठीक है, 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, बहुत चीज़ें हैं, है ना, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो जाएगी, बहुत बढ़िया। फिर आता है पिनाका। पिनाका क्या है? तो रिसेंटली फर्स्ट एवर पिनाका रॉकेट्स को पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा गया, और ये सक्सेसफुली टेस्ट
फायर करा गया बाय द आर्मी, अपनी आर्मी ने इसको टेस्ट फायर बढ़िया कर दिया। पिनाका क्या है? पिनाका एक इंडिजीनियस मतलब हमारे यहाँ बना हुआ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, जिसे हमारे DRDO ने जो है वो बनाया है, ठीक है, डेवलप करा है। हर एक पिनाका रॉकेट जो होता है वो उसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी जो बात है वो 100 kg की पेलोड ले सकता है फॉर अ रेंज ऑफ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक 100 किलो तक का पेलोड ये कैरी कर सकता है। फिर बात आती है अभ्यास के बारे में। अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट मतलब हीट ये है, ये एक ऐसे डिजाइन करा गया है और डेवलप भी करा गया है DRDO के द्वारा। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मतलब इसमें मैन नहीं बोलते, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, जिसको जो हमारे यहाँ ही बनाया गया है और डेवलप करा गया है ऑन माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100, जिसे कहेंगे तो DRDO ने टेस्ट फायर करा 100 को हॉक 1 जेट से, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है। ये एक 100 जो है ये एक इंडिजिनियसली डिजाइन स्टैंड ऑफ वेपन है, जिसे डेवलप करा गया है इस तरह से कि यहाँ पे ये ग्राउंड एनिमी एयरफील्ड असेट जैसे कि रडार होते हैं ना, बंकर होते हैं, टैक्सी ट्रैक्स होते हैं, रनवेज होते हैं, इन सब को यहाँ पे इस पे ये इंगेज हो सकता है और अप टू 100 किलोमीटर्स ऑफ रेंज तक के लिए इंगेज हो सकता है। उसके साथ नेक्स्ट आता है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो स्मार्ट। ये स्मार्ट क्या है पूरा पूरा समझते हैं। DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर दिया है स्मार्ट को, फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो। ये इसकी रेंज जो है वो 600 किलोमीटर तक की होगी। ये एक टॉर्पीडो सिस्टम है एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन के लिए, जो कि टॉर्पीडो रेंज के बाहर के होते हैं। अब टॉर्पीडो क्या होता है पहले समझ लो। टॉर्पीडो एक ऐसा वेपन होता है जिसके अंदर सेल्फ प्रोपेल्ड, मतलब ये खुद ही चलेगा अपने हिसाब से, मतलब जहां जाना है उसको आपको कुछ नहीं करना है, सेल्फ गाइडेड, खुद को गाइड कर लेगा। सिगार शिफ्ट, ठीक है, सिगार शिफ्ट अंडर वाटर प्रोजेक्टाइल है, जिसमें कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड लगा रहता है, बम हम सब होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र क्या है? ये एक शिप लॉन्च हेवी वेट इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो ही है, जिसके पास कैपेबिलिटी है कि ये टारगेट कर सकता है क्विट सबमरीन को, चाहे वो डीप या शैलो वाटर में हो, दोनों को ये टारगेट कर लेगा। उसके साथ यहाँ पे वेपन की रेंज 40 किलोमीटर की है। ये 70 की स्पीड से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है और यहाँ पे डाइव भी मार सकता है मैक्सिमम 400 मीटर्स तक की। डेवलप किसने किया है? DRDO ने इसको डेवलप किया है। इतनी बात समझ में आई? बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है बायो टेररिज्म के बारे में। समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। वजह ये कि पार्लियामेंट के पैनल ने यहाँ पे हाईलाइट करी कि हमें ज़रूरत है यहाँ पे कुछ जो है सरकार को ज़रूरत है कि कुछ ऐसे लॉ लेकर आए जो यहाँ पे काउंटर करे इस बायो टेररिज्म को, है ना। इन्होंने इस बात को अपनी रिपोर्ट में बताया। रिपोर्ट का नाम था द आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 एंड इट्स मैनेजमेंट। फिर समझिए, पार्लियामेंट्री पैनल ने हाईलाइट करा कि सरकार को ज़रूरत है कुछ ऐसे लॉ लेकर आए जिससे ये बायो टेररिज्म को काउंटर करा जा सके, और ये इन्होंने पार्लियामेंट्री पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा। रिपोर्ट का नाम था भाई द आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 एंड इट्स मैनेजमेंट। जानते हैं कि ये बायो टेररिज्म क्या होता है। देखो, बायो टेररिज्म एक प्लान्ड तरीका है जिससे पैथोजन का यूज करते हैं, पैथोजेनिक स्ट्रेन का यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि बैक्टीरिया का यूज कर लिया, वायरस का कर लिया, दूसरे किसी ऐसे चीज का यूज करा, ऐसे पैथोजन का यूज करा जिससे ऐसे कोई इंसान की जो जान है उसको खतरा देने वाले कोई डिजीजेस पैदा हो जाए। उससे क्या हो कि बहुत बड़े लेवल पे जनता मर जाए। तो क्या हुआ, बम भी नहीं गिराया और काम में मतलब सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। अब ऐसा पैथोजन आ गया जिससे इतना इन्फेक्ट हो गया सब लोग, तो भैया सब मर भी गए और इससे क्या हुआ कि कहने को भी नहीं हुआ कि हाँ चलो भैया हमने थोड़ी ना मारा है, हमको क्या पता कहाँ से है। समझ रहे हैं? तो बायो टेररिज्म एजेंट्स जो है इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, A, B और C। अब कैटेगरी ए की बात करें तो ये हाई प्रायोरिटी एजेंट्स होते हैं, है ना, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं कि फटाफट से ट्रांसमिट हो जाते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, जैसे कि ये सेकेंड वेव वाला कोरोना। इससे क्या होता है, फटाफट से लोग मरने लगते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल में आर्थ्राक्स, आर्थ्रास जो है वो बाय बैसिलस आर्थरासिस से बहुत तेजी में फैलता है। फिर आता है बोटुलिज्म, ये होता है बाय क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम टॉक्सिन। और प्लेग जो फैला था, प्लेग किसने फैलाया था? वर्सीनिया पेस्टिस से फैलता है। ऐसे बहुत सारी और बीमारियां हो गई, ये खास और ये टू वाला कोरोना भी ले लो, ये भी बड़ा खतरनाक है। अब
फिर आता है कैटेगरी बी। इसमें क्या होता है, ये सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी एजेंट है, जिसमें ब्रूसेलोसिस आते हैं, मतलब ब्रूसेला स्पीशीज। ग्लैंडर्स आते हैं, जैसे कि आपका बुरखोल देरिया मेले, और मेलियो डोसिस आते हैं, जिसमें ऐसा हो गया आपका बुरखोल देरिया स्यूडो मले। उसके साथ इसमें सितासोकोसिस भी आते हैं, जैसे आपका हो गया कैलमाइडिया सितासी वगैरह। ठीक है, अब कोई भी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ हो तो माफ़ी। बाकी आपकी जो मैगजीन है, मैगजीन के अंदर सब कुछ ये नाम दिए हुए हैं, तो एक बार उससे पढ़ लीजिएगा, बड़ा सा टफ सा है। उसके बाद कैटेगरी सी आती है। कैटेगरी सी ऐसी होती है इसमें इमर्जिंग पैथोजेंस है, जो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में फ्यूचर में बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन जाए। जैसे कुछ इन्फेक्शंस, निपा वायरस, हंता वायरस वगैरह, ये अभी उभरना शुरू हुए हैं ना ऐसे। तो ये सारे एजेंट्स क्या होता है कि मिसाइल वगैरह, स्कड मिसाइल के थ्रू डिलीवर हो जाते हैं, मतलब शूट करते हैं बहुत ही स्पीड में, है ना, मोटर व्हीकल्स पे स्प्रे के थ्रू, या हैंड पंप स्प्रे के थ्रू, या बुक या लेटर, गन्स, रिमोट कंट्रोल रोबोट्स वगैरह, किसी के थ्रू भी इसको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये तो गलत चीज़ है, तो इसको यहाँ पे रोकने के लिए लॉ की बात की जा रही है। अभी बात करें, अभी अभी प्रेजेंटली क्या हमारे पास कदम है जिससे हम बायोटेररिज्म को इंडिया में काउंटर कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। दूसरा है हमारे पास में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो आधे से ज़्यादा जो अभी एग्जिस्टिंग फोर्स है ना, स्पेशली ये इस तरह से ट्रेन करी जाती है कि कभी मान लो कोई केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर CBRN कोई खतरा आ जाए तो उससे डील करा जाए। फिर आता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट। इसको वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस में लाया गया था, ताकि हम यहाँ मजबूत बनाए, मेंटेन कर सकें अपनी डिसेंट्रलाइज लेबोरेटरी बेस्ड IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम को। अगर कोई एपिडेमिक प्रोन डिजीज है जिससे एपिडेमिक फैल सकता है, तो उसके लिए। उसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। ये रिवाइज करे गए थे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, जो है ये फोर्स में आए थे इंडिया के अंदर जून 2007 में, ताकि जो आउटब्रेक अचानक से हो जाता है, दूसरे कुछ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज हो जाती हैं, इंटरनेशनल कंसर्न की होती हैं, ये पहले ही पकड़ ली जाएं और पहले ही जो है इनको इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर बढ़िया बैठ जाए। अब ये तो हमने इनिशिएटिव इंडिया की बात कर ली। अब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो पहला आता है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ये क्या है? ये पहला मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जो बैन करती है डेवलपमेंट भी, प्रोडक्शन भी, स्टॉक पाइलिंग भी, मतलब आप स्टॉक भी नहीं रख सकते किसी भी बैक्टीरियोलॉजिकल मतलब या बायोलॉजिकल या टॉक्सिन वेपन्स का। दूसरा क्या है? दूसरा है इंटरपोल बायो टेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट। ये क्या है? ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कहती है कि आप यहाँ पे अगेंस्ट रहो कि बैक्टीरिया का, वायरस का और बायोलॉजिकल टॉक्सिन का कोई भी डेलिब्रेट यूज ना कर पाए। और तीसरा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी। ये इसलिए है ताकि सेफ हैंडलिंग हो, सही से ट्रांसपोर्ट हो, सही से यूज़ हो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, जिससे भाई मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से जो बने हैं तो इनका सही से यूज़ होना चाहिए, पता चला कोई इसको गलत तरीके से ना यूज़ कर ले ह्यूमन के खिलाफ। तो ये हमने कुछ बात करी और यहाँ पे हमारा होता है पार्ट कंप्लीट। If you like the video, please do like the video, share it with them, and subscribe your channel Certifiers. For following me on any other social media platform, link is in the description. You can also join my membership and enjoy the various perks. Thank you so much.